हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल से फर्स्ट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। What type of forces are you familiar with? आप किन किन टाइप्स की फोर्सेस से फैमिलियर है। What do you know about the gravitational force? आपको ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में क्या पता है। So we have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between the two objects on the earth but also between any two objects in the universe. So जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक यूनिवर्सल फोर्स है जो कि सिर्फ किसी दो ऑब्जेक्ट पर वर्क करती है, सिर्फ हमारी अर्थ पर ही नहीं, हमारी पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के किसी दो ऑब्जेक्ट पर वर्क करती है। सो लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। सो हम पढ़ते हैं कि कैसे ये फोर्स डिस्कवर्ड हुई। ग्रेविटेशन। As we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. जैसा कि हमने पढ़ रखा है, ग्रेविटेशन का जो फिनोमिना है वो सर इसाक न्यूटन ने डिस्कवर किया है। As the story goes, he discovered the force by seeing an apple falling from a tree on the ground. जैसे कि एक स्टोरी है, उन्होंने ये फोर्स ग्रेविटेशन का डिस्कवरी करी थी जब वो एक एप्पल पेड़ पर से नीचे गिरा था। ही वंडर्ड व्हाई ऑल द एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉट एन एंगल ऑफ टू वर्टिकल। सो वो देखकर चौंक गए थे कि कैसे ये एप्पल डायरेक्ट नीचे ही गिरा है, किसी और एंगल में क्यों नहीं गया। Why do they not fly off in a horizontal direction? ये किसी horizontal direction में क्यों नहीं fly हो पाया है। After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and its attractive force must direct it towards the center of the earth. So उन्होंने बहुत सोचा विचार किया, उसके बाद उन ये कंक्लूज़न निकला कि जो अर्थ है वो भी अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच लेती है, और ये जो भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है तो डायरेक्टली सेंटर पर ही गिरेगा। Direction from the apple on the tree to the center of the earth is vertical direction at the opposite of the apple and the apple falls vertically downward. फिर जैसे ही अगर हम किसी एप्पल को ऊपर फेंकते तो वो डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में वर्टिकल डाउनवर्ड्स आएगा, यानी नीचे की तरफ ही आएगा वो। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस, टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग लेनी है, या तो हम कोई एक थ्रेड भी ले सकते हैं, उसमें एक पत्थर को बांधना है। Take the another hand in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circular as shown in the figure 1.2a. फिर उसकी एक जो डोर रहेगी, जो दूसरी साइड को हमको हमारे हाथ में पकड़ के रखना है और उसको सर्कुलर मोशन में उसको मूव कराना है। आर यू अप्लाई एनी फोर्स ऑन द स्टोन? क्या हम स्टोन पर कोई फोर्स लगा पा रहे हैं? इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग? तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में वर्क कर रही है? हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? हम कैसे इस फोर्स को रोक सकते हैं? वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? और इसका स्टोन पर, पत्थर पर क्या इफेक्ट होगा? एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अप्लाइंग अ फोर्स टूवर्ड इट। दिस फोर्स एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। सो ये फोर्स तभी रुक जाएगी जैसे ही हम स्ट्रिंग को घुमाना बंद कर देंगे। In this case, the stone will fly off along a straight line. इस सिचुएशन में जो स्टोन है सीधे स्ट्रेट लाइन में फिक जाएगा, which is the tangent of a circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at the instant of time. You may recall that we have performed a similar activity previously in which 5 rupee coin
kept in a rotating circular disc flies off the disc along with the tangent of a disc. Hence, the force acting on any moving object along a circle and it directed towards the center of a circle is known as centripetal force. एक ऐसी फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट में जब वो ऑब्जेक्ट सर्कल के आसपास मूव कर रहा हो और डायरेक्ट सेंटर में यानी सेंटर से स्ट्राइक करेगा, सो उस फोर्स को बोलेंगे हम सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, सेंटर से. द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स. सो जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर की तरफ से ही बाहर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं. प्लैनेटरी मोशन हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द एस्ट्रोनॉमर्स सिंस द एंशिएंट टाइम. सो जो प्लैनेटरी मोशन है, जो प्लैनेट्स का जो मोशन होता है, वो कई समय पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा था. बिफोर गैलीलियो ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वर मेड विद द नेक्ड आइज. सो गैलीलियो के पहले जितने भी प्लैनेट की जो पोजीशन है वो सब नेक्ड आइज से देखी गई है. बाय द 16th century a lot of data were available about the planetary position and the motion. 16th century के पहले बहुत सारा डेटा अवेलेबल है प्लैनेटरी पोजीशन में भी और मोशन में भी. सो जोनास कैल्कुलर स्टडीज दिस डेटा. जोनास कैल्कुलर ने इन सभी डेटा के बारे में पढ़ाई करी. ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ अ प्लैनेट फॉलो द सर्टेन लॉ. उन्होंने पाया कि ये जो प्लैनेट का जो मोशन है, जो प्लैनेट मूव करते हैं, वो किसी सर्टेन लॉज की वजह से मूव करते हैं. ही स्टेट्स द 3 laws डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन. उन्होंने 3 लॉज दिए. दिस आर नोन एज कैल्कुलस लॉ व्हिच आर गिवन बिलो, जिससे अब हम लोग कैल्कुलस लॉ के बारे में जानते हैं. अब हम लोग कैल्कुलस फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी. सो जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो एक इलिप्स है, इलिप्टिकल मोशन में मूव करते हैं सन के आसपास. शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. द पोजीशन ऑफ अ सन इज इंडिकेटेड बाय एस. कैल्कुलस सेकेंड लॉ है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जो लाइन प्लैनेट और सन को स्वीप कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है. एंड द थर्ड लॉ ऑफ कैल्कुलस इज द स्क्वायर ऑफ इट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. सो उस प्लैनेट का सन के आसपास का जो रिवॉल्यूशन है उसको हमने स्क्वायर किया है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. क्यूब होगा उसकी जो डिस्टेंस है उस प्लैनेट की सन से, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द कैल्कुलस लॉ लीड टू द न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी. सो जितने भी हमने पढ़े हैं ऊपर कंसिडरेशन कैल्कुलस लॉ के, वो लीड करते हैं न्यूटन के फॉर्मूले को. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every object in the universe attract every other object in a definite force. न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ पर हमारे यूनिवर्स में हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक डेफिनेट फोर्स के साथ. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी
मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी आता है 5 मार्क का। सो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं M1 एंड M2 जो कि डिस्टेंस D डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। सो हम इसको डिनोट करेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो G कांस्टेंट आ जाएगा। G इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। सो ऐसा यूनिट of G is Newton meter square kilogram inverse 2. The value of G was first experimentally measured by the Henry Cavendish. In SI units, its value is 6.673 into 10 to the power 11 Newton meter square kilogram inverse 2. The center of a mass of an object is a point inside or the outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. The center of mass of a spherical object having the uniform density in the geometrical center. The center of a mass of any object having the uniform density is known as centroids. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कल में मूव कर रहा है। We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted when a force directly towards the center of circle. So हमने पहले देख रखा है वो ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब कोई फोर्स उसके सेंटर पर अप्लाई होगी। This force is called the centripetal force. उस फोर्स को हम बोलेंगे centripetal force. If M is the mass and V is the speed and R is the radius, then it is shown that F is equals to mv square by r. If a planet is revolving around the sun in the circular orbit in the uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equals to mv square by r, where m is the mass of the planet, v is the speed and r is the distance. Thus, Newton concludes that the centripetal force, which is a force acting on the planet, and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planets and the sun. Newton identified this force with the force of gravitation and postulates the inverse square law of gravitation. This gravitational force is much weaker than other forces in the nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge mass of the planets, stars, and the other constituents of the universe. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रो वर्टिकल अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और इट विल चेंज विद टाइम। जो किसी स्टोन की वेलोसिटी, जिस स्टोन को हम ऊपर फेंकेंगे, क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? And how will it change? अगर चेंज होगी तो कैसे? Why does the stone move up all the time?
कैसे स्टोन हर वक्त मूव करेगा, Why does it fall down after reaching a certain height? और कैसे एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वो कैसे नीचे आ जाएगा स्टोन? What does its maximum height depend on? उसकी जो मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करेगी? The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को यानी अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट द सेंटर. जो सेंटर ऑफ द मास है अर्थ का, वो सिचुएट करता है सेंटर पे है. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा अर्थ के सेंटर पर होगा. Just because of this force, just because of gravitational force, an object fall vertically downwards on the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, नीचे गिरेगा अर्थ पर. सिमिलरली when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down or reduce its velocity. जैसे ही हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. Due to the constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. So नीचे खींचने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. The pull continue to be exerted and the stone moving vertically downward towards the center of the earth under this influence. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द अर्थ एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर इट. अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है जितने भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास है. According to the Newton's second law of motion, a force acting on a body result in its acceleration. न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किसी भी एक बॉडी पर एक्ट करेगी जो स्पेसिफिक बॉडी हमने दिया, जो ऑब्जेक्ट लिया है. Thus the gravitational force due to the earth on the object results in its acceleration. So जो gravitational force है वो acceleration की वजह से भी होगा. This is known as acceleration due to gravity and it is denoted by g, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड्स. What would happen if there were no gravity? क्या होगा अगर यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होगी? What would happen if the value of g was twice as larger? क्या होगा अगर g, कैपिटल G की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी तो? हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो यहाँ पर हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल जी से, जिसका मास है m, जो कि जिसके डिस्टेंस है r. सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन इज फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर. हियर m इज द मास ऑफ द अर्थ. F इज इक्वल्स टू mg. सो mg इज इक्वल्स टू gmm बाय r स्क्वायर. सो g की वैल्यू हो गई gm बाय r स्क्वायर. So if an object is situated on the surface of the earth, r is equals to the radius of the earth. So यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी 9.77 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर.
This acceleration depends only on the mass m and the radius r of the earth, and so acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all the object. It does not depends on the property of an object. So जो acceleration depend करता है वो mass पर और radius पर depend करता है, ना कि किसी object की property पर. बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.